अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। तो मेरी वीडियो जो है ना वो कभी ऑन हो जाती है एंड समटाइम्स इट टर्न्स ऑफ। अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। अच्छा जी, जी थैंक यू सो मच अहमद निशान। तो कल मैंने छुट्टी की थी, लेकिन आई होप आप लोगों ने छुट्टी नहीं की होगी। आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा बुक में से। उससे मैंने आपको बुक का खोल के दिखाया था कि हमने कहाँ से पढ़ा है। तो हम अश्योरेंस पढ़े थे, और उससे हमने अश्योरेंस के एलिमेंट्स पढ़े थे, और व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द नीड फॉर अश्योरेंस, हमने ये पढ़ा था कि जरूरत ही क्या है अश्योरेंस लेने की। ऐसे ही है। और मैंने आपसे कहा था कि डेली टेस्ट होगा, और मैं आपसे समझूंगी अगली क्लास के अंदर कि जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो इट इज टाइम फॉर यू नाउ कि आप एक्सप्लेन करें कि अश्योरेंस क्या होती है, क्या जरूरत होती है अश्योरेंस की। पहले तो ये बताएं। वेरी नाइस। तो अश्योरेंस का सबसे प्राइमरी पर्पज ये होता है कि जो भी बंदा, जो भी यूजर है, उसने जो भी चीज खरीदनी है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, उसको अश्योरेंस हासिल हो जाए कि मैं सही फैसला कर रहा हूँ, मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा। आप जी जल्दी से बताएं कि एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या क्या है। जितने मैं अपना चार्जर लगाती हूँ, क्विकली टेल मी नेम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। बहुत सिंपल से एलिमेंट्स थे। वेरी नाइस। सबसे पहले ट्राइपार्टाइट एंगेजमेंट था। ट्राइपार्टाइट का मतलब क्या होता है? इतना बड़ा लफ्ज ट्राइपार्टाइट। वेरी नाइस। इस तीन पार्टी रिलेशनशिप में कौन कौन सी तीन पार्टीज होती हैं? वेरी नाइस। प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड यूजर। वेरी गुड। अच्छा जी, इन पार्टीज के अलावा और क्या एलिमेंट्स होते हैं? वेरी नाइस। सबसे पहले जिस चीज के ऊपर अश्योरेंस चाहिए, जो कि हमारा सब्जेक्ट मैटर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट रेलेवेंट क्राइटेरिया कि किस बेसिस पर कौन से रूल्स इस्तेमाल करके हम अपनी अश्योरेंस देंगे।
अच्छा जी, क्राइटेरिया के बाद हमारा एविडेंस हो गया। वेरी नाइस। कि किन सबूत हमने इकट्ठे किए हैं और एविडेंस के बाद हमारा कंक्लूजन या हमारी एश्योरेंस की रिपोर्ट हो गई। अच्छा, आज हमने एश्योरेंस की टाइप्स पढ़नी है, लेवल्स ऑफ एश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं। कि बच्चों तसल्ली के बिना किस्में होती हैं, अकसाम होती हैं, किस्में के बजाय अकसाम कर लेते हैं। एक सेकेंड। जब हम किसी भी गम में होते हैं, बेशक वो ऑडिट का रिजल्ट आया हो हाई कैप का या कोई और रिजल्ट हो हाई कैप का, और हम दुख और सदमे में हो और हम सोच रहे थे हम तो इसमें पास हो जाएंगे, बल्कि पास क्या, हमारी तो डिस्टिंक्शन आएगी इस सब्जेक्ट में, और पता चले वो तो फेल हो गया, मुझे नंबर ही पूरे नहीं आए। तो हमें बहुत से लोग तसल्ली देते हैं, ठीक है ना। आपके अम्मी अब्बू गुस्सा तो कर रहे होते हैं लेकिन साथ तसल्ली देते हैं, चलो कोई नहीं अब शुरू कर दिया है, इंशाल्लाह अगली मर्तबा। और फिर आपकी वो दोस्त जो आपके साथ फेल हो रहे होते हैं वो भी तसल्ली दे रहे होते हैं। और फिर वो क्लास फेलो जो खुद पास हो गए होते हैं वो तसल्ली दे रहे होते हैं। तो जब वो जो पास हो जाते हैं, जब वो तसल्ली देते हैं, तो कैसा महसूस होता है? क्या महसूस होता है? व्हाट इज द फीलिंग, व्हाट इज द महसूसमेंट व्हेन सच पीपल यू नो दे से कोई बात नहीं यार, अगली बार हो जाएगा, कोई नहीं, पैर लगा रहे। गुस्सा आता है। तो क्या आपको ऐसी तसल्ली चाहिए? आप कहते हैं यार बाहर में जाओ, तेरे पास हो गया है, मुझे फोन ना करना है। ठीक है, अच्छा जी। और फिर वो रिश्तेदार जो वैसे तो कभी नजर नहीं आते, सिर्फ आपके रिजल्ट के दिन उनका फोन आता है कि क्या बना है, लड़का अभी तक सीए कर रहा है, कब खत्म होगा, फिर रह गया। ठीक है, तो तसल्लियों के भी बच्चों लेवल्स होते हैं। आपको हर किसी की, ठीक है, हाँ ऐसे भी लोग होते हैं जो पेपर से पहले कहते हैं हाय यार हमारी तो तैयारी नहीं हुई, हमें तो कुछ नहीं आता, तुम्हें पता चलता है खुद तो पास हो गए हैं। ऐसे बड़े अक्सर पढ़ाकू लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, तो कह तो वो भी सीख नीचले स्टूडेंट्स भी कह तो ठीक रहे होते हैं, उनके ख्याल से उनकी जैसी जैसी वो सोच रहे होते हैं वैसी तैयारी नहीं हुई होती, लेकिन एटलीस्ट हमसे फिर भी उनकी तैयारी बेहतर होती है। तो कहने का मकसद हुआ कि हमें ऐसे लोगों से तसल्ली या इस किस्म की तसल्ली नहीं चाहिए होती जो लो लेवल की हो, जो हमें पता कि ये दिल से तसल्ली नहीं दे रहा, ये असल में दिल में बड़ा खुश हो रहा है। वो एक बहुत अंग्रेजी की अच्छी कहावत है कि एवरी टाइम माई फ्रेंड विंस आई डाई अ लिटिल। यानी बहुत ही बच्चों, दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो वाकई आपकी खुशी में खुश हों। और ऐसे जो है ना लोग सिर्फ आपके माँ बाप और बहुत करीबी लोग हो सकते हैं, वरना अदरवाइज नॉट। आपके करीबी दोस्त भी जब पहली मरतबा सुनते हैं ना तो दे डोंट फील दैट वेल। ठीक है, ये एक एलिमेंट है एनवी का। दिल के साफ के अलावा ये बस इंसान में ये है, ये चीज कंपैरिजन और ये सब कुछ करना। तो आपको भी जो तसल्ली चाहिए या तो बहुत हाई लेवल की तसल्ली चाहिए, अम्मी अब्बू अभी तो गुस्सा दिखा रहे हैं लेकिन खुद आगे कहें चलो कोई नहीं है वो, ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ तसल्ली को हम रीजनेबल एश्योरेंस कहते हैं, तसल्ली बख्श। रीजनेबल का मतलब भी तसल्ली बख्श, कोई हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस, ये जो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, इसको हम 100% के एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं बोलते। 100% या एब्सोल्यूट एश्योरेंस में बच्चों कोई नहीं दे सकता, माँ बाप भी नहीं दे सकते। क्यों? वह आपको समझाएंगे, आपको इनकरेज करेंगे, शुरू में तो गुस्से होंगे ऑब्वियसली, लेकिन बाद में दे विल इनकरेज यू एंड एवरीथिंग। लेकिन दिल 100% तो वो खुश नहीं होंगे ना, ऑब्वियसली उनको भी बुरा लग रहा होगा। और फिर उनको ये भी नहीं पता कि पता नहीं फ्यूचर में हमें कह तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं फिर ये दोबारा यही छिकाना मार के है। ठीक है, तो क्योंकि दे डोंट नो अबाउट द फ्यूचर एंड बिकॉज दे आर नॉट एब्सोल्युटली हैप्पी विद योर हरकतें,
तो वो आपको 100% दिल से नहीं कह रहे होते हैं, लेकिन काफी हाई लेवल, काफी ज्यादा तसल्ली अपने आप को भी और आपको भी दे रहे होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब हम हाई लेवल की तसल्ली चाहते हैं, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहते हैं, तो हम उनका ऑडिट कराते हैं। ठीक है, ऐसी असाइनमेंट को जिसमें काम ज्यादा होता है, 100% काम ऑडिटर नहीं करता, ना ही कर सकता, बिकॉज अगर आप खुद सोचें कि अगर एक कंपनी में आपको पूरा साल लगता है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने में, बहुत टाइम लगता है, दिन की लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो ऑब्वियसली उनको चेक करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आपको साल से ज्यादा का टाइम चाहिएगा ऑब्वियसली उनको चेक करने के लिए, एंड यू डोंट हैव दैट टाइम, ना ही आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट खुश नहीं है। क्लाइंट क्यों आपको पैसे देना चाहेगा? क्योंकि एक तो आप पैसे मांग रहे हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं मैं तेरी गलतियां निकालूंगा, मैनेजमेंट की आप शर्मिंदा करेंगे शेयर होल्डर्स के सामने कि जी मैनेजमेंट ने ये काम ठीक नहीं किया, तो वो पागल है कि वो अपनी आपको शर्मिंदा भी कराएंगे, अपनी गलतियां भी निकलवाएं और आपको पैसे भी देंगे। तो उनकी ये मजबूरी है कि लॉ ने स्टैट्यूटरी ऑडिट बना दिया, लॉ ने कह दिया कि यार ये ऑडिट कराना है, तो मजबूरन मरता क्या ना करता वो आपसे ऑडिट कराता। और फिर आपके लिए पास, क्योंकि आपको फीस इतनी नहीं मिल रही होती, पैसे इतने नहीं मिल रहे होते, और क्योंकि उनकी एजीएम की डेडलाइन होती है, लॉ ने एनुअल जनरल मीटिंग में भी उनको डेडलाइन दी है, आपको भी वही डेडलाइन होती है आपके पास, आपने उससे पहले पहले ऑडिट करके देना है, क्योंकि उन्होंने उसके बाद वो फाइनेंशियल्स पब्लिश करानी है, मीटिंग से 21 दिन पहले का टाइम रखना है और अरेंजमेंट्स करनी है, इसलिए आपके पास भी लिमिटेड टाइम होता है। तो इसमें आप काफी तसल्ली बख्श काम करते हैं, लेकिन 100% काम नहीं करके आ सकते। दूसरे लेवल की तसल्ली होती है लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस को हम दरमियाने लेवल की या मॉडरेट लेवल की एश्योरेंस कहते हैं। इसको भी हम, लिमिटेड का मतलब लो नहीं है, एल फॉर लिमिटेड है तो अक्सर लोग एल फॉर लो लेते हैं, लेकिन हाई के साथ यहाँ पर हम लो की बात नहीं करेंगे, हाई के साथ हम यहाँ मॉडरेट की बात करेंगे, दरमियानी तसल्ली। ये वो लोग हैं जो आपके साथ फेल हुए होते हैं, कहते कोई नहीं यार, तू और मैं अगली बार तब फिर कोशिश करेंगे, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये वाली तसल्ली भी आपके लिए काबिल कबूल होती है। आप कहते हैं शायद ये ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा, इसको भी दुख है, गम है, लेकिन चलो अगर ये हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है तो मैं भी गुजार सकता हूँ। तो दरमियाने लेवल की तसल्ली चल जाती है। और ये हमें क्यों चाहिए होती है? कभी कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ऑडिट कराएं, ऑडिट पूरे साल का होता है। और जैसे आपने पढ़ा कंपनी लॉ में कि लिस्टेड कंपनीज ने अपना सेमी एनुअल रिव्यू कराना। सेमी एनुअल रिव्यू का मतलब यह है कि उन्होंने साल के दरमियान में भी, बजाय इसके, क्योंकि बहुत सी कंपनीज को ये डर है कि यार ये ना हो साल के बाद ऑडिटर आए और पता चले कि बहुत बड़ा घपला हो गया था साल में, और हमें तब पता चले जब वो घपला होके अगला पैसे भी लेके भाग गया। तो इससे बेहतर है कि हम थोड़े थोड़े अरसे बाद भी चीजें चेक कराएं। ऑब्वियसली उतनी डिटेल में ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं कि रोज आगे बैठ जाए, ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम रोज उसको बिठा लें और बस काम है उसको ही चेक कराते रहें। तो दरमियान में हम एक दरमियाने लेवल की तसल्ली ले लेते हैं उससे, जिसको आप रिव्यू का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें काम कम किया जाता है, उतनी डिटेल में काम नहीं होता जितनी डिटेल में ऑडिट में होता है। ठीक है, तो अभी दूसरी क्लास में मैंने उनको कहा कि खुद तो आपने किताब खोल के कभी रीडिंग नहीं करनी, तो आज आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रीडिंग की आदत डालते हैं। और आपसे मैं ये कहूंगी कि ये हमने लेवल्स ऑफ एश्योरेंस शुरू किया है, तो ये पैराग्राफ्स पढ़ें एश्योरेंस के, यहाँ तक सेक्शन 2 पढ़ें और मुझसे पूछें कोई सवाल है आपके, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपको किताब खोल कर पढ़ने की भी आदत डले।
जी आयशा, मैं भी बताती हूँ, पहले आप रीडिंग कर लें फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितना याद करना। वेरी नाइस, अभी मैं करती हूँ ताहिर। अच्छा जी, मुझे मेरे ख्याल से यूफोन वाले 310 यूफोन वालों का नंबर है कि जॉन वालों का? एक तो ये जो ऑटोमेटिक कॉल्स आती है ना, जॉन वालों का। मेरे पास तो जॉन किसी भी नहीं है, फिर क्यों कॉल कर रहे हैं? स्कैम तो नहीं हो सकता, सिस्टम की कॉल है, उनकी तरफ से ही होगी तो ऑब्वियसली। जी, इसके अलावा और किसी का कोई सवाल नहीं, काम के अलावा और कोई सवाल नहीं है कि काम में क्या फर्क होता है? एक तो ये सवाल आ गया ना, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क बिटवीन द टू? बस, बाकी सब कुछ आपको समझ लग गया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है, इसका मतलब है तो अल्लाह ने मुझे बहुत लाइक किस्म के स्टूडेंट्स दिए हैं, सब कुछ समझ लग गया उनको। अच्छा जी, तो अगर आपको सब कुछ समझ लग गया तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, पहले आपका सवाल के जवाब देने से पहले। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑडिट की ओपिनियन पॉजिटिव होती है और लिमिटेड एश्योरेंस की रिव्यू की ओपिनियन नेगेटिव होती है, इसका क्या मतलब है? क्या रिव्यू में हमसे बुरी बातें करते हैं? शुक्र है नुमान, किसी ने तो पूछा। वेरी नाइस एलिना। जी, तो अभी दूसरी क्लास में मेरी यही बात हो रही थी कि जो डिस्टिंक्शन होल्डर्स है ना, उनकी यही क्वालिटी है कि वो कुछ भी समझे बगैर किताब में आगे नहीं जाते, उन्होंने सब कुछ समझना होता है। ठीक है, तो आपसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी तरह से बात समझे बगैर ना आगे ना बढ़ा करें। अच्छा, तो पहला सवाल हमारा ताहिर का आया था कि व्हाई इज व्हाट इज द डिफरेंस, हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या हम ऑडिट करें या रिव्यू बेस्ड ऑन द वर्क? तो डिफरेंशिएट हम ऐसे कर सकते हैं कि ऑडिट में हमें काम ज्यादा करना पड़ता है और काम की नेचर ज्यादा डिटेल की होती है, सॉरी तलब। और रिव्यू के अंदर जो है ना, हमारे काम की जो डिटेल है। जी हसान, इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव का ये मतलब है, बड़े लाइक स्टूडेंट मिले मुझे इस मतलब माशाल्लाह। तो काम की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ऑब्वियसली अगर हम ज्यादा डिटेल में काम करेंगे, ज्यादा हाई लेवल ऑफ तसल्ली होगी, ज्यादा अश्योरेंस हासिल करेंगे, फिर हम अगले बंदे को ज्यादा अश्योरेंस दे सकते हैं। और काम कैसे डिफरेंट होगा, ये हमने 100 120 100 150 सफे आराम से पढ़ने के काम हम हमारा डिफरेंट कैसे होगा। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन लेके काम में डिफरेंस कैसे होगी। अब जैसे हसान ने या कुछ लोगों को समझ लग गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव एश्योरेंस में ये डिफरेंस है कि एज यू कैन सी, ऑडिट की जो ओपिनियन है ना बच्चों, इसकी वर्डिंग आप देख रहे हैं, इसका सेंटेंस है, इन आवर ओपिनियन द अकाउंट्स गिव, यूजुअली हम आर का लफ्ज नहीं लिखते, हम लिखते हैं इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव द ट्रू एंड फेयर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इस जुमले में हमने कोई ना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हम हमेशा ये जुमला इस्तेमाल नहीं करते
अगर फाइनेंशियल्स ठीक नहीं होंगे तो हम कहेंगे द फाइनेंशियल्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर। लेकिन अक्सर ऐसे ही होता है कि फाइनेंशियल्स ठीक होते हैं और हम कहते हैं कि भाई द फाइनेंशियल्स डू गिव अ ट्रू एंड फेयर। तो इस जुमले में इसको पॉजिटिव, ये मिसलीडिंग है, पॉजिटिव और नेगेटिव का वर्ड जो है वो मिसलीडिंग है, बिकॉज सिर्फ इस जुमले में ना का लफ्ज कहीं नहीं आ रहा यूजुअली, तो हम इसको पॉजिटिव कहते हैं। एज कंपेयर टू नेगेटिव ओपिनियन में हम लिखते हैं बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन। तो यहाँ पर हमने ना का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया कि हमने जो रिव्यू किया है हमें कुछ नजर नहीं आया, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, कुछ हमें ऐसी चीज नजर नहीं आई that causes us to believe that the financial statements do not give a true and fair, जिससे हमें लगे कि फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है। यहाँ पे भी बात वो पॉजिटिव कर रहे हैं, दो नेगेटिव्स उसने इस्तेमाल किए कि हमें कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे हमें लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है। तो आपको मैथमेटिक्स में पता है कि जब दो नेगेटिव्स मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बात वो पॉजिटिव कर रहे हैं, बात अच्छी कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इतने लंबे जुमले में कि हमने क्योंकि चीजें बहुत डिटेल में नहीं देखी, तो जो हमने देखी है ना मोटी मोटी, उनमें हमें कोई गड़बड़ नजर नहीं आई, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे आपको कोई मुबारकबाद दे, जैसे हसान ने एग्जांपल दी कि आपको कोई मुबारकबाद दे तो दो तरह से दे सकता है, एक तो बड़ी गर्म जोशी से पॉजिटिव किस्म की, कंग्रेचुलेशन के फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बर्थडे है बड़ी मुबारक हो, और दूसरा कह देता है हाँ भाई कितने साल कम हो गए और जिंदगी के, ठीक है। दोनों मुबारकबाद है, लेकिन एक थोड़े पॉजिटिव सेंस में एक थोड़ी नेगेटिव सेंस में है, दोनों मुबारकबाद, ठीक है। तो ये फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव एश्योरेंस के अंदर। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग, इन सवालों के बाद आपका सेक्शन 2 भी खत्म हो जाता है। हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस पढ़ ली, एश्योरेंस पढ़ ली, अब हम सेक्शन 1 पे आते हैं, ऑडिट पे। तो जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सेक्शन 2.1 आपने सिर्फ रीड करना है, यू डोंट हैव टू लर्न इट। और एक और सवाल आया आयशा का, कितना याद करना है, तो 100% याद करें, कितने लफ्ज याद करें। तो पहली बात तो सबसे पहले वो चीज मार्क क्या करें जो याद ही नहीं करनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये आपको सेक्शन 2.1 1.1 याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1.1 में क्या लिखा हुआ है, 1.1 में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ऑडिट का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है ऑडिट का मतलब क्या होता है। फिर इसमें ये लिखा हुआ है, एक सेकेंड मैं जरा ना बुक के ऊपर लिख कर आपको दिखा दूं, बुक कह रही हूँ लैपटॉप के ऊपर। दूसरा इसमें ये चीज, टच लैपटॉप का फायदा उठाते हैं, टच स्क्रीन का। कि दूसरी इसमें ये चीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई है, टच स्क्रीन आज चल नहीं रही, क्या सीन है, इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग समहाउ। चलें आज मैं पूछूंगी अपने आईटी टेक्नीशियन से, पहले तो हम इसी लैपटॉप के ऊपर टच में लिखते होते हैं, समहाउ दिस इज नॉट, चलें कोई बात नहीं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आती हैं, अब तो आपने इतनी मरतबा अकाउंटिंग पढ़ ली है कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। और फिर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आप अप्लाई करके फाइनेंशियल्स बना रहे हैं वो आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। नो बिग रॉकेट साइंस है, तो आपको सिर्फ ये रीड करने की जरूरत है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब कितना याद करना है ये हम अभी देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं अकाउंटेबिलिटी, स्टूवर्डशिप और एजेंसी का, और फिर हम इसमें देखते हैं कि हमें हाउ शुड वी लर्न इट। तो सबसे पहले तो बच्चों अकाउंट्स जब आप पढ़ते हैं ना, अकाउंट्स का लफ्ज अकाउंटेबिलिटी से निकला,
तलहा न्यू एडिशन का वेट करें और चेंजेस होंगे आई एम श्योर। अभी नई टेक्स्ट बुक जो है ना उसका इंतजार कर लें। फिलहाल हमारे पास कोई है नहीं तो हम यही पढ़ रहे हैं, लेकिन लेट्स वेट फॉर द न्यू वन। अच्छा जी, अब इसके बाद जैसे मैं कह रही थी कि अकाउंट्स का लफ्ज है ना ये अकाउंटेबिलिटी से निकला। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपना हिसाब कराना, किसी को जवाब देना। और यूजुअली हम जवाब उसी से तलब करते हैं जिसके पास हमारी कोई कीमती चीज हो, जिसको हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो। तो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स ने अपने कीमती पैसे इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर्स के हवाले की होती है। और कौन सा रिलेशनशिप होता है, आपने लॉ में पढ़ा था, एजेंसी का रिलेशनशिप होता है बिटवीन डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। ठीक है, आपको अगर याद हो तो आप सबने एम लॉ में पढ़ा था कि शेयर होल्डर्स के एजेंट्स होते हैं, बिल्कुल, और फिड्यूशरी भी। फिड्यूशरी फिड्यूशरी उनका बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि अगर फिड्यूशरी का मतलब है ट्रस्ट, तो अगर हमारे डायरेक्टर्स काबिल एतमाद नहीं है, अगर हमारा ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर, तो आप ऐसे बंदे को अपना एजेंट कैसे बना सकते? तो आप एजेंट पे अंधा एतमाद नहीं करते, वरना जैसे फिल्मों में ड्रामों में आपको धोखा होता है। अंधा एतमाद किसी पे नहीं करना, लेकिन जिस पे एतमाद किया है उस पे कभी ना कभी उससे सवाल पूछने हैं, उससे पूछना है कि हाँ भाई क्या चल रहा है आजकल, हिसाब किताब दो। तो अकाउंटेबिलिटी, स्टूवर्डशिप, एजेंसी, तीनों का मतलब सेम है। फिडुशरी, गुड फेथ, सबका मतलब सेम। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जिनके जो डायरेक्टर्स हैं, जिनके हवाले आपने मैनेजमेंट किया है, जिनको आपने ट्रस्ट किया है, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के हर साल अपना हिसाब किताब देना है कि हम पूरा साल क्या करते हैं, क्या कमाया, क्या गवाया, क्यों गवाया, क्यों गवाया। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारी बुक में जितने भी बोल्ड के अंदर कुछ भी अगर बोल्ड में लिखा हुआ है, दैट कैन बी टेस्टेड। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो 2 नंबर से ज्यादा बड़ा सवाल, अगर बहुत ही उसके पास 2 नंबर का कोई सवाल ना बन रहा हो, तो फिर भी वो इस तरह का सवाल है, वरना ये सवाल इज नॉट वर्थ आस्किंग। तो अब इसमें से याद कैसे करें? ये 4 लाइनें हर्फ ब हर्फ तो नहीं याद हो सकती। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल द डायरेक्टर्स हैव अ स्टूवर्डशिप रोल, दे लुक आफ्टर द एसेट्स ऑफ द कंपनी and manage them on behalf of the shareholders. In small companies, the shareholders may be the same. However, in large companies, they may be different. आप देख रहे हैं कि मैंने सारी अंग्रेजी वो नहीं बोली जो उसने लिखी है। मकसद ये है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट में मैं ये लिख दूं कि स्टूवर्डशिप का मतलब है कि डायरेक्टर्स एसेट्स का ख्याल रखते हैं ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, और स्मॉल कंपनीज में डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर सेम हो सकते हैं, लेकिन लार्ज कंपनीज में डिफरेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन या लार्ज कंपनीज में यूजली डिफरेंट होते हैं। तो ये जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं, सिर्फ इतने से आप याद कर लें ताकि आप जुमला खुद से बना सकें कि स्टूवर्डशिप का मतलब है किसी के एसेट्स का उसके बिहाफ पे ख्याल रखें। स्मॉल कंपनीज में खुद ही ख्याल रख लेते हैं, लार्ज कंपनीज में हो सकता है किसी और से ख्याल रखाना पड़े। ठीक है, नाउ यू गेट इट, कितना याद करना है और कौन कौन से किस तरह के टर्म्स को याद करना है। चले, तो आपने 100% याद नहीं करना, बेफिक्र हो जाए। ये हम जी, स्टूवर्डशिप का यही मतलब है कि आप किसी के एजेंट हैं, किसी की चीजों का ख्याल रखते हैं। अच्छा जी, अब 3 बड़े इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, मटेरियलिटी, इंडिपेंडेंस एंड ज्वाइंट वैल्यू। और हम दोबारा चले जाते हैं अपनी पावर पॉइंट की तरफ। तो ये जो एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट है, ये एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस की तरह ही है। ये भी हम देख लेते हैं कि हमने वो एलिमेंट्स देखे थे। तो एश्योरेंस में आपने यूजर देखा था, ऑडिट में यूजर जो है वो ऑब्वियसली आपका अच्छा एक सेकंड में चलाना, ये जॉन की कॉल ले लूं, सॉरी जी।
जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन मलिहा। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का सिंपली मतलब है कि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपने अप्लाई करके फाइनेंशियल्स बनाए हैं, जो भी इस्तेमाल किया फाइनेंशियल्स बनाने के लिए, जैसे यूजुअली आप आईएफआरएस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आईएफआरएस के अलावा भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। तो जो भी आपने इस्तेमाल करके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाया उसको आप एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलेंगे, ठीक है। अच्छा जी। अब इसके बाद बच्चों अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसे हम कह रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में ऑडिट में यूजर शेयर होल्डर होगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कंपनी के मैनेजमेंट डायरेक्टर्स होंगे, प्रैक्टिशनर ऑडिटर होगा, सब्जेक्ट मैटर हमारी फाइनेंशियल्स होंगी, क्राइटेरिया हम क्या लगाएंगे, हम आईएफआरएस और आईएसएस जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो लगाएंगे और ऑडिट की रिपोर्ट साइन करके देंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें हम इन डेफिनेशंस पे आने से पहले अपनी आ जाते हैं जो अभी हम पढ़े थे, इंडिपेंडेंस, ट्रू एंड फेयर व्यू और मटीरियलिटी के ऊपर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस का मतलब बच्चों ये है कि अगर आपको गर्मियों का सख्त दिन है, बहुत हवस है, बारिश का मौसम बना हुआ है लेकिन बारिश हो नहीं रही, जैसे आजकल हो रही है लेकिन एटलीस्ट हमारे पास नहीं हो रही, और आपका दिल कह रहा है कि यार कॉलेज में बड़ी प्यास लग रही है, इमली आलू बुखारे का शरबत पीते हैं। लेकिन आपने नाम सुना हुआ है, तारीफ सुनी है अभी रिसेंटली किसी से, आपने पहले कभी पिया नहीं, और आजकल कोरोना भी है, लोगों के गले भी बड़े खराब हो रहे हैं, मौसम भी इस तरह का है, आप सोचिए यार पैसे भी जाया और गला भी खराब हो जाए। तो आप सोचते हैं कि यार मैं ना किसी बंदे से पूछता हूँ, ओपिनियन लेता हूँ, और इमली आलू बुखारे के शरबत की रेडी आपको नजर आती है कॉलेज के बाहर। तो ऑब्वियस ही बात है, वहां पर एक बंदे को आप देखते हैं वो इमली आलू बुखारे का शरबत पी रहा है, आप उससे पूछते हैं यार कैसा है, वो कहता है सर जी मजा आ गया, ठंड बढ़ गई। अच्छा, तो आप अभी ऑर्डर देने ही लगते हैं जूस का, तो आपको पता चलता है कि जो रेडी वाला ना ये उसी का छोटा भाई है। जब आप ऑर्डर देते हैं ना तो वही डाल के आपको देता है, तो आप कहते हैं तुम तो अभी पी रहे थे, तुम कस्टमर नहीं हो? तो कहते हैं नहीं सर, मैं रेडी वाले का छोटा भाई हूँ, ये हर हराम में कुछ नहीं करता, मैं ही काम करता हूँ। तो बच्चों बताएं फिर आप क्या फौरन से इमली आलू बुखारे का शरबत पी लेंगे अगर आपको पता चले कि यार ये तो खुद ही दुकानदार है और आपने दुकानदार से ओपिनियन लिया है, ठीक है ना। तो मसला क्या है, गड़बड़ क्या है? क्या पता वो बेचारा ठीक कह रहा हो, वाकई बहुत अच्छा हो, इसीलिए उसने रेडी लगाई हो, आप क्यों नहीं लेंगे उससे, क्यों आप सोच में पड़ जाएंगे? जी, क्यों उसकी एश्योरेंस डाउटफुल हो गई है, क्या बायसनेस आ गई है उसकी एश्योरेंस के अंदर, क्यों वो बिल्कुल अच्छी वाली एश्योरेंस आपको नहीं लग रही उसकी? बिल्कुल, क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट, अब आपको एहसास हुआ कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो खुद रेडी वाला। तो आपको जब भी ओपिनियन चाहिए होती है, बेशक वो ऑडिट की ओपिनियन हो, बेशक वो इमली आलू बुखारे के शरबत की ओपिनियन हो, आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन से चाहिए होती है, ठीक है। अगर आपको पता चले कि यार ऑडिटर्स तो मैनेजमेंट के रिश्तेदार हैं, अगर आपको पता चले कि इसहाक डार जो कि मैनेजर फाइनेंस थे, सॉरी मिनिस्टर फाइनेंस थे नवाज शरीफ की हुकूमत में और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, और आप कहेंगे यार चार्टर्ड अकाउंटेंट था तो बड़ा अच्छा बंदा होगा, हमारी अपनी फ्रेटर्निटी का है, भाई लोग है, तो आप सोचेंगे यार इससे जो है ना, इसका मतलब इसने बड़ा अच्छा काम किया होगा, इसलिए इमरान खान झूठ बोलता है, बकवास करता है, कोई दो नंबरी नहीं की हो उसकी, इसहाक डार ने कोई दो नंबरी नहीं की होगी। और फिर आपको कोई बताया कि तुझे पता है इसहाक डार जो है ना वो नवाज शरीफ का रिश्तेदार है, उसका समधी या पता नहीं क्या है, तो फिर आपके लिए इसहाक डार साहब डाउटफुल हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। तो मसला ये है कि जब भी हमें पता चलता है कि आपका कोई बिजनेस रिलेशनशिप है उस बंदे से, या पर्सनल रिलेशनशिप है उस बंदे से, या फ्रेंडशिप है, तो आपको पता चलता है कि कोई भी ताल्लुक इस तरह का है कि ये बंदा दूसरे बंदे की बात मानेगा, अगर ऑडिटर जो है ये डायरेक्टर से किसी तरह से जुड़ा हुआ है,
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका कोई ताल्लुक है, तो फिर आपको ऑडिटर की बात पे शेयर होल्डर को यकीन नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। ये प्रूव करना जरूरी है कि नॉट ही इज नॉट रिलेटेड इन एनी वे। और इसका हम पूरा कंपनीज एक्ट का पहले भी पढ़ते होते थे, लॉ के अंदर भी ऑडिट का सेक्शन था। अब वो खैर लॉ से निकल गया था, अब आपके ऑडिट के फर्स्ट चैप्टर में है। सेक्शन 3 इस चैप्टर का जो अगला सेक्शन है, ये हम चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे कि कौन कौन बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता बिकॉज ही इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज के ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है। तो बड़ी साफ सी बात है कि ऑडिटर ने शेयर होल्डर्स को बताना है कि मैनेजमेंट सब कुछ सही सही बता रही है कि नहीं बता रही। तो बच्चों इसमें ट्रू का लफ्ज काफी क्यों नहीं है, मतलब वाई इज इट ओके कि अगर हम इतना लंबा लंबा क्यों कहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, ये क्यों नहीं कह सकते कि यार ट्रू व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा, सब कुछ ट्रूथफुल है कि नहीं। फेयर का लफ्ज हमें क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है, क्या ट्रूथ जो है, तो ट्रूथ इम्पार्शियली होता है, जो सच होता है वो सच होता है। ट्रूथ में फेयरनेस का क्या ताल्लुक है, क्या इसको गोरे रंग की क्रीम लगानी पड़ती है। वेरी नाइस आयशा। तो जैसे आयशा ने एक्सप्लेन किया कि ट्रू ट्रू का मतलब है ट्रू फ्री फ्रॉम एरर, का मतलब ट्रू ही हुआ ना लीना, जो सच होता है उसमें कोई एरर तो नहीं होता। लेकिन मसला ये होता है कि आधा सच पूरे सच से ज्यादा खतरनाक होता है। आपने अक्सर ड्रामा में सुना होगा आधा सच ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, अगर आपको आधी बात पता चले तो आप उससे कोई भी अजम्पशन ले सकते हैं और पता चले कि बात तो वो सच्ची थी लेकिन आधी थी। ठीक है, तो हमें ट्रूथ तो चाहिए लेकिन बिल्कुल वैसे बताना चाहिए जिसमें पूरी बात समझ लगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने नई नई ऑनलाइन कंपनी खोली है और पता चला कि साथ ही कोरोना आ गया, तो ऑब्वियसली कोरोना में ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा अच्छे चले हैं। अब उसने ये तो बता दिया कि यार ऑनलाइन बिजनेस हमारा बड़ा अच्छा चला इस साल कोरोना की वजह से, तो सब कुछ वही ऑनलाइन गया, हमने अपने कंपेटिटर से ज्यादा कमाया। लेकिन उसने आपको ये नहीं बताया कि कोरोना का इम्पैक्ट पड़ रहा है इन एनी केस हमारे ऊपर, तो ये सच काफी नहीं। तो ट्रू के साथ फेयर का मतलब है कि साफ साफ बात समझ लगे। या कुछ लोग होते हैं वो ट्रूथ कितना घुमा फिरा के इतना लंबा करके बताते हैं कि आपको कुछ और ही समझ लग जाती है, बात ही कुछ और समझ लगना शुरू करती है। ठीक है, जैसे अभी ये जोंग वाले ने मुझे कॉल की, उसने मुझे बताया कि आपके इंटरनेट के पैकेज में क्या क्या चीजें हैं, और मुझे जो याद पड़ता है मैंने इसको कोई कॉल नहीं की, तो मेरे उसने सब कुछ सही से बताया मुझे, लेकिन मुझे अजीब एक शक सा पड़ रहा है कि भाई इसने मुझे क्यों कॉल करके मेरा पैकेज बताया। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई 310 से कॉल आ रही है, तो आप लोगों ने कहा कि शायद कोई स्कैम कॉल भी हो सकती है। ठीक है, तो फेयर का मतलब यह है कि अगर कोई बंदा जी कोई बात डिस्क्लोज करता है, सच बताता है, लेकिन बहुत मुश्किल बात कर देता है, आपको समझ ही नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसने इतनी टेक्निकल अंग्रेजी झाड़ी है, इतनी टेक्निकल अकाउंटिंग झाड़ी है कि आपको कुछ और का कुछ और ही समझ लगता है, चीजें ठीक नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल अंग्रेजी देख के आप कह रहे हैं यार ये तो कोई बड़ी साइंस होगी, कोई रॉकेट साइंस लग रही है। जो कह रहे होंगे ठीक ही कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों को आप अवॉइड करने के लिए उससे कहते हैं कि ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए। उसके बाद जैसे हमने आज जिक्र किया कि भाई ऑडिटर के पास इतना टाइम भी नहीं होता, ना उसको इतने पैसे मिल रहे होते हैं कि वो सारा कुछ बैठ के चेक करना शुरू करे। तो बच्चों फिर कितना चेक करें, मोर देन 50%, 70%, 95%, 2%, कितना काम करके हैं? कैसे जज करेंगे? 100% का टाइम नहीं है मिलेगा, ना ही पैसे मिल रहे, ना ही 100% इस काबिल है। अगर उन्होंने 200 रुपए का रजिस्टर लिया है, 2 करोड़ की कंपनी है, और 200 रुपए का रजिस्टर गलती से 300 का रिकॉर्ड हुआ है, तो हु केयर्स के 100 रुपया ज्यादा लग गया। भाई 100 रुपया तो आप बच्चे भी ईदी में नहीं लेते, 100 रुपया तो आप किसी बच्चे को भी ईदी में देंगे तो आगे से मुस्कुरा के दिखा देगा कि लगता है अंकल खिसक गए। वेरी नाइस हमजा,
वेरी नाइस मलिहा, आपने यहाँ पे मटेरियल का लफ्ज इस्तेमाल किया। व्हाट डज मटेरियल मीन? मटेरियल क्या चीज, कौन सी चीज? व्हाट डज मटेरियल मीन? 50% चेक कर लेते हैं, और अगर बाकी 50% में सारी में गड़बड़ हुई तो फिर 50-50 क्या हो जाएगा? वेरी नाइस हमजा, आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन बता दी मटेरियलिटी की। जी तो वेरी नाइस बच्चों, अकाउंटिंग में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी का, ये ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बच्चों, मटेरियल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि शेयर होल्डर्स को अगर वो पता लगे वो बात, तो शेयर होल्डर्स को करें कहें कि भाई जल्दी से इस कंपनी में से अपने पैसे निकाल लो, इस कंपनी में पैसे नहीं लगाने। ठीक है, ये मतलब होता है मटीरियल का। तो इसका ये मतलब नहीं है, मटीरियलिटी में हम हमेशा शेयर होल्डर्स हमेशा अमाउंट नहीं देखते कि कितना बड़ा मसला है, कि लाखों की बात है, अरबों की बात है, करोड़ों की बात है। नवाज शरीफ साहब को जब ना अहल किया गया तो कितनी बड़ी करप्शन उनके खिलाफ प्रूव हुई, कितने पैसों की करप्शन याद है आपको? ना अहल किस बेसिस पे हुए थे? जी, कितने रुपए का इकामा था? सादिक और अमीन नहीं थे, कितने रुपए का इकामा था बच्चों? किसी को याद है? जी, असल रीजन तो यही थी फिदा, लेकिन इकामा कितने का प्रूव हुआ था? सिर्फ 10,000 दिरहम का। 10,000 दिरहम, अगर आप 500 रुपए का भी एक दिरहम लगाएं तो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं बनती। ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए इट्स नॉट अ बिग डील। तो इम्पोर्टेंट बात ये थी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी जी, हसान, जैसे हसान ने कहा कि 5 लाख रुपए कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है आजकल के जमाने में। इंपॉर्टेंस इस बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का जो वजीर आजम है, अगर वो सादिक और अमीन नहीं है, यानी अगर वो काबिल एतमाद नहीं है, अगर उसने थोड़ी सी भी करप्शन किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर उसका खौफ उतर गया, क्योंकि वो तो सबसे टॉप पे है, आज 5 लाख की किया, अगर वो 5 अरब पे आ जाए, 5 खरब पे चला जाएगा, तो अगर वो सादिक और अमीन नहीं है तो वो इस काबिल नहीं है, तो वो ट्रस्टेबल नहीं है, अगर वो फिडुशरी बिहेवियर लाक करते, काबिल एतमाद नहीं है, देन ही कैन नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर। तो हमें पता है सबको, अभी जब उनके नवासे का निकाह भी हुआ तो बहुत मीम्स आई इंटरनेट के ऊपर, आप सबको याद होंगी। और आपको याद होगा कि उन मीम्स के अंदर लिखा हुआ था, अक्सर लोगों ने जब उसने वो गाना गाया हसन नवाज ने, तो बहुत से लोगों ने लिखा हुआ था कि पीछे फूल तो मेरे टैक्स के पैसों पे लगे हुए हैं, लेकिन गाना अच्छा गाया लड़के ने। ठीक है, तो कहने का मकसद ये बच्चों कि हमें पता है कि वो जो निकाह, शादी, वलीमा, खाबा, सब कुछ हमारे पैसों का हो रहा है, लेकिन प्रूफ कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डॉन को पकड़ना, डॉन को पकड़ना है जी, क्या कहते होते हैं डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो डॉन को पकड़ना बच्चों इसीलिए किसी भी मुल्क में, किसी भी कानून में मुश्किल के अलावा नामुमकिन इसलिए, क्योंकि जब कोई करप्शन करता है ना अरबों खरबों की, तो कोई रसीद नहीं देता कि मैंने इतने पैसे करप्शन के ले लिए, ना ही वो बैंक के थ्रू पैसे लेते हैं। ब्रीफ केस में कैश आता है, कमरों में कैश आता है, कोई कैमरा नहीं लगा होता, कोई रसीद नहीं होती, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो फिर पकड़ेंगे कैसे? जिसको हम कहते हैं कि मनी ट्रेल नहीं है, ऑडिट ट्रेल नहीं है, कैसे पकड़ेंगे? तो यही मसला है कि हम सबको पता है कि उन्होंने 5 लाख की करप्शन नहीं की हुई थी, 5 खरब की शायद की हुई, लेकिन इसीलिए यही मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट है कि हमें पता है कि फ्रॉड पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, उसका कोई एविडेंस या प्रूफ बहुत ही मुश्किल है, किसी ने छोड़ा हो, बहुत ही वेल प्लान्ड होता है। और
हम इसीलिए मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम सिर्फ अमाउंट से देखते हैं। यहाँ पर एक कामा में 5 लाख वाज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन हमें अगले पे शक पड़ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वही वाली बात है कि अगर आपके बटवे से 10 रुपए नहीं मिल रहे, बटवे में रखे थे, फकीर को देने लगे हैं, आप कहते हैं यार 10 रुपए का नोट था, कल नहीं मिल रहा, कहेंगे कोई बात नहीं, अच्छा चलो कहीं गिर गया होगा मेरे से। लेकिन वो बटवा अगर आपने कहीं पे रखा था और वहां पे आपकी काम वाली सफाई करी थी और अब 10 रुपए नहीं मिल रहे, तो कल से आप खूब नजर रखेंगे और घर वालों से भी कहेंगे कि आइंदा इसके सामने कोई कीमती चीज नहीं पड़ी होनी चाहिए। तो मटेरियल का ताल्लुक सिर्फ अमाउंट से नहीं है। 10 रुपए इज नॉट मटेरियल। लेकिन एक मतलब किसी पे शक हो जाए ना, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है कि यार यहाँ पर कोई गड़बड़ है, तो बाय इट्स नेचर वो चीज भी मटेरियल हो जाती है। कुछ कंपनी में बहुत सी ऐसी अमाउंट है जो हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के ऊपर टैक्स वालों ने केस कर दिया है, अभी कोई पता नहीं केस कौन जीतेगा, कितना डैमेजेस होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये बड़ी पीआईए का जहाज क्रैश हुआ 1-2 साल पहले, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि लोगों ने उसके बाद पीआईए के जहाज अगर इफ दे कुड, उन्होंने एयर सियाल या दूसरी एयरलाइन से फ्लाई करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि यार ये ना पीआईए पे सीधे अल्लाह मियां के पास ही फ्लाइट चली जाए। ठीक है, तो मटीरियलिटी सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। बाय इट्स अमाउंट तो चीजें मटीरियल होती हैं। अगर हमें पता चले 5 खरब की करप्शन की है तो ये तो बहुत मटीरियल है। लेकिन कुछ चीजें बाय इट्स नेचर भी मटीरियल, अगर हमें लगे कि डायरेक्टर जो है ना वो छोटी छोटी डंडियां मार, अगर हमें लगे कि अकाउंटेंट छोटी छोटी अमाउंट्स रोज चोरी कर रहा है, हमें लगे कि हमारा कोई काम वाला 10-10 रुपए निकाल रहा है, तो ये इतना मटीरियल चीज है कि कल को हमें ये डर होगा कि ये ना कल को सीधा ही हाथ मार के 10 लाख ले जाए, तो हम ये चीज भी मटेरियल कंसिडर करेंगे। इससे हमारे यूजर के, हमारे इन्वेस्टर के डिसीजन पे फर्क पड़ेगा और हो सकता है वो कंपनी में से अपने पैसे निकाल लें। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि मटेरियलिटी बाय इट्स अमाउंट भी होती है और मटेरियलिटी बाय द नेचर ऑफ थिंग्स भी होती है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये इंडिपेंडेंस, मटेरियलिटी एंड ट्रू एंड फेयर की डेफिनेशन थी। जैसे मैंने आपको बताया 100% वर्ड्स याद नहीं करने, बोल्ड में है 2-3 नंबर आ सकते हैं, लेकिन आपने अपने अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करना। अब अगली बात है जी स्टैच्यूट। आज एक बच्चे ने दूसरी क्लास में पूछा स्टैट्यूटरी ऑडिट और ऑडिट में क्या फर्क है, और यहाँ पर एक और लफ्ज लिखा हुआ है एनुअल एक्सटर्नल ऑडिट। एनुअल का मतलब तो सालाना, एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल क्या मतलब, ऑडिटर्स को सड़क पे बिठाते हैं, जैसे आजकल कोरोना में रेस्टोरेंट्स में लोगों को सड़क पे बिठाना पड़ता है, अंदर बिठाना मना। तो एक्सटर्नल ऑडिटर को भी क्या बेचारे को सड़क पे सीट लगा के दे देते हैं कि बैठ के यहाँ पर ऑडिट। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेरी नाइस मिलेगा। ऑडिट में और स्टैट्यूटरी ऑडिट में सिर्फ ये फर्क है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट का कोई दिल नहीं होता ऑडिट कराने का, वो कहते हैं हम पागल हैं, हम अपनी गलतियां भी निकलवाएं और अगले को पैसे भी दें। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट इसको इसलिए कहते हैं कि कानून को, क्योंकि पता है कि कंपनीज ऑडिट नहीं कराएंगी, तो कानून ने बेशर्त लगा दी कि आपने ऑडिट कराना, वो भी सारी नहीं कराना होता। आपने पढ़ा था छोटी प्राइवेट कंपनीज 1 मिलियन का कैपिटल, उनका पब्लिक कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने नहीं कराना। 10 लाख की कंपनी, कितना बड़ा मसला हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, अब एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट में क्या फर्क है, बहरूनी और अंदरूनी ऑडिट में क्या फर्क है। एक्सटर्नल, अभी हमने इंडिपेंडेंस की बात की, तो बच्चों 2 तरह के ऑडिटर्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। दुनिया में बहुत सी कंपनीज में, अमेरिका जैसे मुल्कों में भी बड़े बड़े फ्रॉड हुए अरबों खरबों के। तो कंपनीज ने सोचा कि यार इससे पहले कि साल के बाद ऑडिटर आए बम फाड़े ये हो गया, इससे बेहतर है साल में खुद ही चीजें चेक करते रहो, बाद में शर्मिंदा होने से और बाद में कोई बम गिरने से बेहतर है कि अपना एक डिपार्टमेंट बनाते हैं या किसी को आउटसोर्स कर देते हैं किसी अकाउंटेंट को, और साल में थोड़ा थोड़ा करके इंटरनल ऑडिट ज्यादा डिटेल में अपनी सारे काम चेक कराते हैं ताकि कल को कोई बड़ा बम न गिरे। लेकिन मसला ये है कि जिसको आपने नौकरी पर रखा है, इंटरनल ऑडिटर को, आपने अपनी पसंद का बंदा रखा है, आप उसको ना खा देते हैं, उसको ये डर है कि यार बॉस को, अगर बॉस की गलतियां गिनवानी शुरू की तो ये ना कि बॉस कल को गए चल छुट्टी कर। तो इंटरनल ऑडिटर आप जितनी भी कोशिश कर लें वो 100% इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उस बेचारे की रोजी रोटी आपके हाथ साथ। तो कानून ये कहता है, लॉ ये कहता है, स्टैट्यूट
स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो हमेशा एक्सटर्नल होता है, क्योंकि कानून कहता है कि भाई मुझे नहीं पता कि आपका इंटरनल ऑडिटर कितना बहादुर है, कितना नडर है, क्या आपको सब कुछ सच बताता है कि नहीं बताता। मुझे हमेशा एक्सटर्नल ऑडिट चाहिए, और ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर है इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए आपकी कंपनी से, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मुझे सिर्फ इसकी बात पे यकीन आएगा, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट और नॉर्मल ऑडिट में सिर्फ इतना फर्क है कि जो कानून ने कहा है ऑडिट कराना उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं, और कानून हमेशा स्टैट्यूटरी एक्सटर्नल ऑडिट कराता है। इंटरनल ऑडिट मर्जी है, कंपनी कराना चाहती है तो करा ले, नहीं कराती तब भी मर्जी है। तो आज हमने सेक्शन 2.2 और सेक्शन 1.1 से लेके 1.4 तक पढ़ा है, और मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया। कल से इंशाल्लाह आपका रिटन टेस्ट होगा चैट बॉक्स के, और मंडे को एज वी डिस्कस्ड आपका जो भी हमने इस हफ्ते पढ़ा होगा प्रॉब्लली सेक्शन 1, 2 और 5 ही हम कर पाएंगे। 5 बहुत छोटा सा एक सब्जेक्ट का, तो प्रॉब्लली उसका टेस्ट होगा मंडे में, कल फाइनलाइज हो जाएगा कि उसका क्या सिलेबस है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, सबको जुम्मा मुबारक, दुरूद पाक पढ़ें, खुदा हाफिज़।